हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रवि कश्यप एंड यू आर वाचिंग ट्रेन योर ब्रेन। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में। वैसे तो आपने इसके बारे में हो सकता है पढ़ा होगा, बट आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आपको शायद ही कहीं बताए गए होंगे। और इसके अलावा जो हम देखते हैं कि अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट, इसके बारे में कहीं भी कोई डिस्कशन नहीं होता है, कोई भी एलाबोरेट नहीं करता इसके बारे में। आपने कहीं भी बुक्स में देख लेना, वहाँ भी इसके बारे में कुछ नहीं दिया होता है, या फिर कोई वीडियो लेक्चर देख लेना, वहाँ भी इसके बारे में कोई नहीं बताता है। तो आज मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। और इसके अलावा बताऊंगा कि जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है आखिर हम क्यों पढ़ते हैं, इसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्यों हम इसे बनाते हैं। इसके अलावा जो ट्रू कर्व होता है एंड इंजीनियरिंग कर्व होता है, उसके बीच में क्या डिफ्रेंशिएशन होता है वो भी आपको बताऊँगा। सो वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर भी नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है आखिर हम बनाते क्यों हैं। देखिए, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाने के पीछे का जो रीजन होता है, हमारे पास जो भी मटेरियल है, कोई भी मटेरियल, सपोज अभी हम माइल्ड स्टील के लिए बना रहे हैं, तो माइल्ड स्टील की क्या होती है, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि आपकी इलास्टिसिटी हो गई, हार्डनेस, मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी और टफनेस। तो इस तरह की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता करना, उनकी वैल्यूज़ को डिफाइन करना, तो उसको हम टेस्टिंग के हेल्प से बताते हैं। तो टेस्टिंग होती है यहाँ पे टेंसाइल टेस्ट, जो कि यूटीएम पे होता है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे। अब क्या होता है, जो भी ये टेस्टिंग होती है उसका जो रिजल्ट होता है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। अब वो ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जहाँ पे स्ट्रेस होती है आपकी वाई एक्सिस पे और स्ट्रेन होती है आपकी एक्स एक्सिस पे। कर्व को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि जो टेस्टिंग होती है, जो हमारे पास मटेरियल होता है, माइल्ड स्टील का हमारे पास मटेरियल है, उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि स्पेसिमेन कैसा होना चाहिए, उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, उसकी डाया क्या होनी चाहिए। तो उसके बारे में पहले हम देखेंगे। तो स्पेसिमेन जो भी हमारे पास होगा वो एक सॉलिड सिलेंड्रिकल रॉड होगी, और उसकी जो गेज लेंथ होगी 2 इंच की। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा यहाँ पे जो हमारे पास स्पेसिमेन होता है कुछ इस शेप का होता है, इस तरह से। तो यहाँ पे आपको जो मिड में दिख रहा होगा ये वाला पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच की ये जो लेंथ होती है इसे बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ, या फिर इसे गेज लेंथ भी बोलते हैं। तो उसकी जो लेंथ है वो होनी चाहिए 2 इंच। इसके अलावा जो मिड सेक्शन का डाया है, ये वाला जो डाया है ये होना चाहिए आपका 0.5 इंच का, और लेंथ डाया की जो रेशियो है वो 4 होना चाहिए, पहली चीज़। इसके अलावा ये जो सजेस्ट किया है, किसने सजेस्ट किया, ये किया है हमारा अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल, ASTM ने ये सारी वैल्यूज़ को सजेस्ट किया हुआ है कि आपको स्टैंडर्ड वैल्यूज यही रखनी है, इसके बाद में टेस्टिंग करनी है। और ये टेस्टिंग हम करते हैं यूटीएम पे, यूटीएम यानी कि यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, टेंसाइल टेस्ट करते हैं। इस तरह का स्पेसिमेन होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेंसाइल लोड लगाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कर्व के बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस है जिसमें स्ट्रेन को लिखा हुआ है, वाई एक्सिस है स्ट्रेस को। तो अब कर्व से पहले देखेंगे कि जो हमारे पास स्ट्रेस है, स्ट्रेस का सिंपल फार्मूला होता है स्ट्रेस इक्वल टू लोड पर यूनिट एरिया। देखिए यहाँ पे जो एरिया है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाला है हमारा इनिशियल एरिया। इसके अलावा एक होता है इंस्टेंटेनियस एरिया। देखिए क्या होता है कि हमारे पास ये स्पेसिमेन है, इसमें जब लोडिंग लगाएंगे इस तरह से टेंसाइल लोडिंग, तो क्या होगा, जो बीच वाला क्रॉस सेक्शन है ये कॉन्टीन्यूसली डिक्रीज होता रहेगा। हर एक इंस्टेंट पे ये एरिया डिक्रीज होगा हमारा। तो कायदे में क्या होना चाहिए, इंस्टेंटेनियस एरिया होना चाहिए, बट हम क्या करते हैं, इनिशियल एरिया लेके चलते हैं। इनिशियल क्यों लेके चलते हैं इसको मैं अभी वीडियो के एंड में बताऊंगा, क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है। क्योंकि अभी मैंने बताया था कि ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इसके अलावा इंजीनियर्स स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, तो यहाँ पे ही ये चीज़ें डिफाइन होती हैं कि हम एरिया कौन सा लेके चल रहे हैं। तो अभी यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि इनिशियल एरिया लेके चलेंगे, मतलब जब हम टेस्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं स्पेसिमेन की, तो स्टार्टिंग में जो भी एरिया होगा उसी को कंसीडर करेंगे थ्रू आउट। जितना भी टेस्ट होगा, जितना भी हम एक कर्व को ड्रॉ करेंगे, उसमें इनिशियल एरिया को ही लेके चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेस के बारे में पता चल गया। अब बात करेंगे स्टार्टिंग। देखिए यहाँ पे सबसे पहला हमारा पॉइंट है O पॉइंट है। ठीक है, O पॉइंट से लेके A पॉइंट तक, यहाँ पे आप मार्क करता हूँ मैं, O पॉइंट से लेके A पॉइंट, ये वाला जो भी पोर्शन है इसे बोलते हैं लीनियरली वेरिंग रीजन। ठीक है, लीनियरली वेरिंग मतलब यहाँ पे स्ट्रेस जो होगी हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्ट्रेन के। ठीक है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसको और बोलते हैं हम क्या, हुक्स लॉ, इसे बोलते हैं हुक्स लॉ। मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाऊं तो यहाँ पे मेरे पास आएगा E इंटू एप्सिलॉन, मतलब स्ट्रेन। तो E क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है सिग्मा और E में, मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन में। इस और E को हम एक और नाम दे सकते हैं क्या, ये होता है हमारा स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व।
इस तरह से अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँ तो मेरे पास ये जो स्लोप आएगा, ये सपोज थीटा है, थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा सिग्मा अपॉन ई। वैसे यहाँ पे टेन थीटा होना चाहिए बट थीटा बहुत ही छोटा है, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट थीटा लिख रहे हैं। थीटा इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई, इसी को बोल देते हैं क्या, ई, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, अब ओ से लेके ए तक हमारा हुक्स लॉ वैलिड होता है, बट ए के बाद क्या होता है, ए से लेके बी तक अभी तक क्या थी, स्ट्रेट लाइन थी ओ से लेके ए तक, लेकिन ए से लेके बी तक अब स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, यहाँ पे क्या हल्का सा कर्वीलीनियर आ जाएगा, कर्व थोड़ा सा बनेगा। ये ए से बी अभी तक लीनियर चल रहा था ओ से ए, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा कर्व बनेगा। ठीक है, लेकिन एक प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है, तो वो ओ से लेके टोटल बी तक वैलिड होगी। मतलब अगर मैं बी पॉइंट पे जाके इस लोड को रिमूव कर दूँ, इस लोड को अगर रिमूव करूँ तो हमारा स्पेसिमेन अपनी इनिशियल स्टेज में पहुंच जाएगा। पहले स्ट्रेच कर रहे थे, सपोज ये पेन है मेरे पास, इसको मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ, इस तरह से स्ट्रेच करूँगा। अब बी पॉइंट तक, अगर बी पॉइंट तक मैं लोड को रिमूव करता हूँ तब भी अपनी इनिशियल स्टेज में आ जाएगा। लेकिन बी पॉइंट के बाद क्या होता है, बी पॉइंट से जैसे आगे बढ़ेंगे तब ये हमारा मटेरियल अपनी इनिशियल पोजीशन में नहीं पहुँचेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ओ से लेके ए तक हुक्स लॉ वैलिड होता है, मतलब ओ से ए तक लीनियरली वेरी होगा, बट ए से बी तक हुक्स लॉ नहीं वैलिड होगा। लेकिन अभी भी एक प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी, वो क्या है, वैलिड हो रही है। ओ से लेके बी तक टोटल इलास्टिसिटी वैलिड होगी। अब अगली बात आती है कि बी के बाद अगर हम एक्स्ट्रा लोड लगाएंगे, हमारे स्पेसिमेन पे एक्स्ट्रा लोड लगाएंगे तो वहाँ पे डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा, जिसे बोलते हैं इल्डिंग, मतलब इल्डिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट आता है सी डैश, जिसे बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट, और उसके बाद आता है सी, जिसे बोलते हैं लोअर यील्ड पॉइंट। तो अब इसको देखेंगे कि ये क्या होते हैं। देखिए पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखिए इस तरह से सपोज हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, ये हमारा स्पेसिमेन, ये मैं आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे दिखा रहा हूँ। इस तरह से कुछ आयरन है यहाँ पे, ठीक है, ये आयरन के पार्टिकल्स हैं, और बीच बीच में क्या है, कार्बन है। ठीक है, बीच बीच में कार्बन है। अब क्या होगा, इसमें जैसे मैंने लोड लगाया, पी लोड लगा यहाँ पे और पी लोड इस तरफ लगा, तो स्टार्टिंग में ये क्या करेंगे, रजिस्ट करेंगे, ये बीच वाले पार्टिकल्स हैं, ये रजिस्ट करेंगे, करते करते हल्का सा डिफॉर्मेशन स्टार्ट होगा। तो जब तक रजिस्ट कर रहे हैं तब तक हमारा कर्व यहाँ ऊपर तक जा रहा है, लेकिन एक टाइम पे आएगा कि कार्बन वाले जो पार्टिकल्स हैं ये रजिस्ट करना छोड़ देंगे, मतलब ये बियर नहीं कर पाएंगे लोड को। तो वैसे ही क्या होगा, इनके बीच में सेटलमेंट होगा। जैसे सेटलमेंट होगा तो वैसे लोड की जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी, लोड की रिक्वायरमेंट कम होगी, तो वैसे हमारा जो कर्व है नीचे की तरफ सेटल हो जाएगा। अभी तक क्या हो रहा था, लोड लग रहा था कंटिन्यूसली, लेकिन जैसे ही कार्बन का सेटलमेंट हुआ वैसे ही लोड हमारा कम होगा और ये जो कर्व है हमारा नीचे की तरफ सेटल करेगा। क्योंकि स्ट्रेस इक्वल टू क्या होती है, लोड पर यूनिट एरिया, एरिया कांस्टेंट है, वेरी कर रहा है लोड। अभी तक लोड कांस्टेंट चल रहा था, इंक्रीज हो रहा था, बट एक टाइम पे आएगा कि जो पार्टिकल में सेटल हो रहे हैं तो उसकी वजह से लोड कम होगा, लोड कम होगा, इसका मतलब स्ट्रेस भी रिड्यूस करेगी। स्ट्रेस जब रिड्यूस होगी तो वैसे हमारा कर्व भी नीचे की तरफ सेटल करेगा, डिक्रीज होगा। अब इसके अलावा एक और दूसरा मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, फिजिकल एग्जांपल। जैसे कि सपोज मेरे पास एक स्पेसिमेन है, इस तरह से ये मेरे पास स्पेसिमेन है यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे हल्की सी कुछ इरेगुलरिटी है, एरर है यहाँ पे। सपोज इस तरह से क्रॉस सेक्शन जा रहा था, यहाँ पे जाके थोड़ा सा बेंड हो रहा है, सीधे जा रहा है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, जब मैं लोड यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो स्टार्टिंग में तो ये सारे पार्टिकल होंगे कांस्टेंट, रजिस्ट करेंगे ये वाले भी। लेकिन अब देखिए यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे हल्का सा रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस सेक्शन कम है, इसके कंपेयर में बीच वाला क्रॉस सेक्शन कम है। जब ये इस वाले पॉइंट देखिए यहाँ तक तो ये सारा क्रॉस सेक्शन इक्वल रजिस्ट करेगा, लेकिन जैसे ही एक्स्ट्रा लोड लगेगा तो बीच वाला जो क्रॉस सेक्शन है ये पहले फेल करेगा। जब ये फेल करेगा तो यहाँ पे इस तरह से फ्लैट रीजन बन जाएगा। जैसे फ्लैट रीजन बनेगा वैसे ही लोड की रिक्वायरमेंट कम होगी, लोड की रिक्वायरमेंट कम होगी वैसे ही हमारा कर्व सेटल कर जाएगा। तो ये जो यील्ड पॉइंट्स होते हैं ये टोटल वर्चुअल पॉइंट होते हैं, क्योंकि इसका एक्चुअली में देखा जाए कि ये डिपेंड करता है कि हमारा जो स्पेसिमेन है वो कौन सा है, किस मटेरियल का बना हुआ है, और उसकी जो शेप है, क्रॉस सेक्शन उसका है वो किस तरह का है। एक्चुअल में ये पॉइंट वैलिड नहीं होता है, एक्चुअल में ये वाला पॉइंट जो होता है एग्जिस्ट नहीं करता, अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट। बट इसको अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जाए तो ये केवल डिपेंड करेगा आपके क्रॉस सेक्शन पे
और किस मटेरियल का बना हुआ है, उसमें कौन कौन सी कॉम्पोजिशन बनी हुई है, इसीलिए यहाँ पे इस तरह का सेटलमेंट देखने को मिलता है। वैसे क्या होगा, अगर हमारी कॉम्पोजिशन अच्छी होगी और ये जो क्रॉस सेक्शन है ये भी अच्छा होगा तो यहाँ से सीधा कर्व इस तरह से जाएगा सी पॉइंट पे। यहाँ पे ये 2 पॉइंट देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ इसीलिए किसी भी बुक में इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन दिया होता है और कोई इसको बताता भी नहीं, क्योंकि टोटल वर्चुअल पॉइंट होते हैं, ठीक है। अब सी पॉइंट के बाद क्या होगा, यील्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। यील्डिंग स्टार्ट होगी मतलब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, जिसे बोलते हैं यील्ड प्लेट्यू रीजन। ये वाला जो सी से लेकर डी तक है इसे बोलते हैं यील्ड प्लेट्यू रीजन, इसे बोलते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है। इस पॉइंट पे क्या होता है कि अभी तक हम लोड को कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज कर रहे थे, लेकिन सी पॉइंट के बाद में लोड हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। सपोज अगर पी लोडिंग लग रही थी, पी लोड लग रहा था तो पी लोडिंग ही रहेगी, बट यहाँ पे डिफॉर्मेशन कॉन्टीन्यूसली स्टार्ट रहेगा, डिफॉर्मेशन होता रहेगा। लोड कांस्टेंट हमारा, लेकिन डिफॉर्मेशन चलता रहेगा सी से लेकर डी पॉइंट, इसीलिए से बोलते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है। अब डी पॉइंट पे आने के बाद क्या होता है कि हमारा जो मटेरियल है सडनली हार्ड हो जाता है, उसमें प्रॉपर्टी हार्डनेस की प्रॉपर्टी दिखने को मिलती है। अभी तक क्या था, लोड कांस्टेंट था, बट अब क्या होगा, लोड में इंक्रीमेंट होगा और ज़बरदस्त इंक्रीमेंट होता है, क्योंकि मटेरियल बहुत ही ज़्यादा हार्डनेस दिखाता है यहाँ पे। इसीलिए अचानक सडनली यहाँ पे लोड की रिक्वायरमेंट होती है, स्ट्रेस इंक्रीज होती है और ये पॉइंट ऊपर की तरफ जाता है, इस पॉइंट पर आता है, ठीक है। अब इस पॉइंट को बोलते हैं हम अपर स्ट्रेस पॉइंट, अल्टीमेट पॉइंट भी बोलते हैं, कि इस पॉइंट पे जाने के बाद में जो मटेरियल होता है वो कहता है कि अब इससे ज़्यादा लोड को बियर नहीं कर पाऊँगा और फेलियर होने के चांसेस होते हैं, तो इसीलिए इसे बोलते हैं अपर स्ट्रेस पॉइंट या फिर अल्टीमेट पॉइंट। तो इसीलिए डी से लेके ई के पॉइंट तक को हम बोलते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन, ठीक है। अब ई के बाद का जो रीजन होता है उसे बोलते हैं पोस्ट अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। ई से लेके एफ तक पोस्ट अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। इस पॉइंट के बाद में क्या होता है, मटेरियल में नेकिंग रीजन भी इसे बोलते हैं, जिससे मतलब जो मटेरियल हमारा जो स्पेसिमेन है उसमें हल्का सा नेकिंग फॉर्मेशन, नेक की तरह शेप बनने लगती है, इसे बोलते हैं नेकिंग रीजन। और एफ पॉइंट पे जाने के बाद इसमें फेलियर हो जाता है। अब देखिए, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व और इंजीनियर्स स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो ये वाला जो कर्व है ये हमने पढ़ा है इंजीनियर्स स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। इसके अलावा ट्रू वाला क्या होता है, उसमें हम जो एरिया होता है वो हम इंस्टेंटेनियस एरिया लेके चलते हैं। एरिया क्या होता है हमारा, इंस्टेंटेनियस एरिया लेकर चलते हैं, मतलब कि जिस इंस्टेंट पे होंगे उसी इंस्टेंट का एरिया लेंगे। अब देखिए इसमें चेंजेस कहाँ पे आते हैं, चेंजेस आते हैं अल्टीमेट पॉइंट पे। अभी क्या हो रहा था कि देखिए हमारे पास स्ट्रेस इक्वल टू है सपोज लोड अपॉन एरिया, ठीक है। जैसे जैसे लोड बढ़ रहा है वैसे वैसे एरिया रिड्यूस हो रहा है। एक्चुअल में अगर देखें, एक्चुअल में क्या होता है, एरिया रिड्यूस होता है, जो बीच वाला क्रॉस सेक्शन है ये कॉन्टीन्यूसली रिड्यूस होता रहेगा, रिड्यूस हो रहा है। इसका मतलब ओवरऑल स्ट्रेस क्या होती है, डबल इंक्रीमेंट हो रहा है स्ट्रेस में, ऊपर से बढ़ रहा है, ये नीचे से घट रहा है, इसका मतलब स्ट्रेस ओवरऑल बढ़ रही है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जाने के बाद एरिया में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आएगा, एरिया रिड्यूस हो जाएगा और स्ट्रेस कॉन्टीन्यूसली बढ़ती रहेगी। इसका मतलब यहाँ से ये सीधा ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाइए, तो वहाँ पे बस एक ही चेंजेस आता है कि ये जो कर्व है डायरेक्टली ऊपर की तरफ जाएगा, बस ये चेंजेस होता है ट्रू और इंजीनियर्स में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अब इसके अलावा अगर आपको डिफरेंट मटेरियल प्रॉपर्टी के बारे में जानना है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, या फिर कोई दूसरा लेक्चर चाहिए तो उसके बारे में कमेंट कर देना, मैं इसके लिए ये भी एक दूसरा लेक्चर बना दूंगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं। और अगर कोई भी डाउट हो उसे कमेंट में ज़रूर बताइए। इसके अलावा मैंने एक बिल्डिंग मटेरियल के लिए एक नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराता हूं, जिसमें मेरा पूरा टारगेट है SSCJ 2020 का। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो जाकर इसे देख लेना। इसमें मैंने सीमेंट, लाइम, ब्रिक, कंक्रीट, एग्रीगेट्स के लेक्चर करा दिए हैं, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।